गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बैठ जाओ। ऑनलाइन वाले बच्चों को नमस्कार। क्या हाल चाल? सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को चुन्नू मुन्नू गबलू बबलू गुड मॉर्निंग। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे थम्स अप करेंगे भाई। जल्दी से एक बार हाथ हिलाएंगे ऐसे। बहुत बढ़िया। क्लास नोट्स निकाल लो। अंकित सिंह, आदिल, सपना, आदित्य राज, शिवम, रुद्र, प्रज्ञा, प्रियांशी। बेटा नाम में भावुक हो जाते हो हैं। बहुत बढ़िया। कितनी कितनी फीलिंग्स दबी पड़ी हैं अंदर हैं। चलो लिखें। होमवर्क मॉड्यूल डीपीपी निकाल लें। डीपीपी करके लाए हो क्या भाई? क्या कह रहा है? चलिए, डीपीपी नंबर कौन सी दी थी? 3। डीपीपी नंबर 3 निकाल लें। चलो अब बिल्कुल शांत हो जाएं। अच्छे मन से क्लास नोट्स में ही जो जो सवाल मैं बोर्ड पे कर रहा हूं क्लास नोट्स में ही उनको सॉल्व करते चलें, तो क्या होगा? बढ़िया हो जाएगा काम। डीपीपी नंबर 3 निकाल लें सब लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या सभी को? ऑनलाइन थम्स अप करेंगे। ऑडियो वीडियो मेरी आवाज ठीक है। चलो आइए शुरू करते हैं। अब शांत हो जाएं सब लोग। पहला वो कह रहा है जब एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है तो उस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। तो सभी को पता है जब जब क्रिटिकल एंगल पर आएंगे तब तब 90 पे जाएंगे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना? 90। दूसरा ऑप्टिकल फाइबर TIR, हीरे का चमकना TIR, गर्मियों में मिराज का बनना TIR। पर ये अपरेंट और रियल TIR ये है रिफ्रैक्शन। चिड़िया ने मछली को नहीं देखा, मछली की इमेज को देखा, ये रिफ्रैक्शन है। कॉइन नहीं दिखता, कॉइन की इमेज दिखती है, ये रिफ्रैक्शन है। ये TIR। ऑप्टिकल फाइबर TIR है, मिराज TIR है, हीरे का चमकना TIR। ठीक है। तीसरा 2 वैल्यू दे रखी हैं। AG फंडा बताइए। बड़ी वैल्यू कहाँ आएगी? नीचे। बड़ी 2.5, ये कैंसिल। 2/2.5 5/2 तो थीटा C 4/5। चौथा क्लास में करा दिया था क्या? 5वां हो गया। बड़ी वैल्यू से डिवाइड करना है। 3/2 होता है 1.5, 4/3 होता है 1.33, 1.5 बड़ा है। छोटी 4/3, बड़ी 3/2, 8/5
9। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9। देख लो भैया, 1 से 5 पे टिक लगा लो। ऑनलाइन वाले बच्चों 1 से 5 ओके है क्या? ऑनलाइन 1 से 5 बता दीजिए ओके है क्या? बेटा कोई डाउट? 1 to 5 क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए छठा हो गया। सातवां कर लिया था। 7वां स्टार लगा लो, अच्छा सवाल है। एक बार और देख लो 7वां, एक बार और समझ लो, आना चाहिए एकदम बढ़िया। 7वां और देख लो। थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम कर भाई, ऊपर खड़ा हो जा, टेम्परेचर कम कर दे उसका, और कम कर, बस ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, लाइट को ना हवा से प्रिज्म में आई, प्रिज्म से उसको हवा में जाना चाहिए था, पर लाइट यहां चली गई। इसका मतलब क्या हो गया? TIR की एक ही शर्त है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये एंगल 45, तो 45 मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। आपको डायग्राम में क्रिटिकल नहीं दिखेगा, आप सही अप्रोच पकड़ें कि सर वहां पे TIR हो रहा है। अगर वहां TIR हो रहा है तो वहां का एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। अब दोनों तरफ क्या ले लें? साइन। तो ये हो जाएगा साइन 45, साइन 45 1/√, साइन थीटा C। बताइए क्या ये बात ओके है क्या? अच्छा सवाल है, जेई मेन में आया हुआ है, स्टार लगा के रखिए। बढ़िया प्रश्न। 7वां, 8वां और 9th ऑप्टिकल फाइबर बना क्या? ठीक है। 10वां बहुत अच्छा सवाल है। 8वां बताऊं? 8वां हुआ क्या? करवा दिया था 8वां? देख लो, एक बच्चे को डाउट है तो बता देता हूं। साइन अल्फा का फॉर्मूला, अच्छा कॉपी में बता दिया था, μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, μ1 √2, μ2 √3/। वैल्यू पुट करनी। 9th में वो कह रहा है अगर आउटर कवरेज ना हो, आउटर कवरेज का मतलब क्लैडिंग, और अगर क्लैडिंग अब्सेंट है, क्लैडिंग अब्सेंट है तो बताइए μ2 1। आपको फिर बताता हूं, अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, कई बच्चे 100-125 बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है, साल भर निकल जाएगा, हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। क्लास नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, बात कड़वी है, कुछ नहीं होगा। 4-6 महीने ऐसे निकल जाएंगे, बाद में देखेंगे अरे यार कुछ भी तैयार नहीं हुआ। केवल होमवर्क ही बचाएगा, ये डिस्कशन ही बचाएगा। क्लास नोट्स, कई बच्चे हम तो जानते ना, हम तो देख लेते इतने साल से ये काम कर रहे हैं, 20 साल हो गए पढ़ाते हुए। कई बच्चे 150-150 बच्चे क्लास में होमवर्क ही नहीं करते। भाई ऐसा ही 1 साल निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। फिजिक्स में इसके बिना काम नहीं चलेगा। होमवर्क, एक एक सवाल, अटेम्प्ट, सॉल्यूशन, डाउट। आप सिर्फ कॉपी पढ़ रहे हैं, 5-5 बार कॉपी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। यही थोड़ी ना सवाल आएगा। 7वीं 8वीं नहीं है कि स्कूल की जो किताब है उसी में से पेपर आएगा, वही क्वेश्चन आएंगे, वो ऐसा नहीं है भाई। थोड़ा सा इस बात को समझें। आप आ रहे हैं 6 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, पर ये नंबर में कन्वर्ट तब होगी जब आप क्वेश्चन लगाएंगे। अलग अलग तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस बात को समझिए। अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, उसमें से आप 90% होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो गलत है ना यार।
केवल आने से, नोट्स बनाने से सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। बिना होमवर्क करे, बिना मॉड्यूल, बिना डीपीपी करे क्वेश्चन की अप्रोच समझ में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। इस बात को थोड़ा सीरियसली लें, सही है। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे बात समझ में आ रही है क्या? भैया मॉड्यूल डीपीपी के बिना काम नहीं चलेगा। टेस्ट की टाइमिंग वगैरह सब कुछ आ जाएगी, आप चिंता नहीं करें। टेस्ट की टाइमिंग आ गई कि आपकी नहीं आई है? अभी आ जाएगी, चिंता नहीं करें। और ऑनलाइन वाले बच्चों का ऐप पे होगा टेस्ट, आप सभी का ऑफलाइन होगा, सेम टाइमिंग पे होगा, सेम पेपर आएगा सब बच्चों का, ठीक है। 10वां, हाँ बिल्कुल 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 है। नहीं, इनकी रैंक अलग, तुम्हारी रैंक अलग, ठीक है। 10वां सवाल, चलिए 10वां सवाल देखते को बता सकता है क्या लगाएंगे? ऑप्टिकल फाइबर। 10th क्वेश्चन में बताइए क्या लगाएंगे? ऑप्टिकल फाइबर। 10th क्वेश्चन में ऑप्टिकल फाइबर। 11वां लिख लो, कैलकुलेशन कठिन है, ठीक है। आपको कैलकुलेशन में परेशान नहीं होना, उसको आप सॉल्व कर लें, पर इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। सवाल ये एनसीईआरटी का है, कोने में जरूर लिख लें एनसीईआरटी। क्वेश्चन की लैंग्वेज काम की है, प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है, इसलिए काम का है। और आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। बल्ब, पॉन्ड, सर्कल ऑफ विजन, रेडियस का फॉर्मूला h/√। तो एरिया पूछा पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर, तो पाई h² अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस। अब h आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दें, और म्यू दे रखा है 1.33, इसको 4/3 लें, ये होशियारी है। 1.33 का होल स्क्वायर करने में दिक्कत आएगी, 4/3 ले लें, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखिए। जिन्होंने डीपीपी नहीं करी है भैया करो, डीपीपी करना जरूरी है। 12वां देखिए, रेड का क्रिटिकल सबसे ज्यादा होता है, रेड का क्रिटिकल सबसे ज्यादा होता है, तो बताओ येलो का उससे कम ही होगा, तो आंसर लेस देन थीटा। मजेदार सवाल है 13वां अच्छा सवाल है, स्टार लगा के रखिए। वो क्या कह रहा है? आउटसाइड येलो दिखाई दे रहा है, यहां से आई व्हाइट लाइट, और इस आदमी को यहां जो बैठा है आउटसाइड, उसको कौन सा कलर बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है? इसका मतलब येलो का क्या हो चुका है? रिफ्रैक्शन। क्या आपको याद है? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? विबग्योर, आगे जाते हैं तो चांसेस ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते हैं। तो अगर येलो का रिफ्रैक्शन हो गया तो ऑरेंज और रेड का तो पक्का पक्का होगा। तो बताओ कौन कौन से बाहर और निकलेंगे? ऑरेंज और रेड। ऑप्शन में रेड नहीं है तो ऑरेंज टिक, अगर ऑप्शन में रेड होता तो ऑरेंज और रेड दोनों आंसर होते। मेरे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वाले बबलू डब्लू, अगर ऑप्शन में रेड भी होता तो ऑरेंज और रेड दोनों होते। वहां लिख लो, डीपीपी में जगह है, डीपीपी रोज लाओ। कई बच्चों के पास डीपीपी नहीं है, मॉड्यूल नहीं लेकर आते। ये सब आप अपने सब्जेक्ट से दूर जाने के सिम्टम कर रहे हो। 2 महीने बाद आप सब्जेक्ट से दूर हो जाओगे अगर होमवर्क नहीं, डीपीपी नहीं, मॉड्यूल नहीं। आप अपने स्टेप, आपको अपने गलत स्टेप नहीं दिखेंगे। 3 महीने बाद आपको लगेगा सर मेरे सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता। जब आपको याद दिलाएंगे भाई डीपीपी तू नहीं करके लाता था, होमवर्क तूने मेंटेन नहीं किया, क्लास में तेरे पास डीपीपी नहीं थी। इसलिए
समय है, अभी पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है भाई, पूरा सिलेबस बचा हुआ है, 22-23 चैप्टर अपन को पढ़ने हैं, तो अच्छे से करेंगे तो बढ़िया होगा। चलिए, हाँ जी, अलग अलग जाएंगे, तीनों अलग अलग जाएंगे। अब बोलिए, क्या 1 से 13 ओके है क्या? डीपीपी नंबर 3 देख लो, ऑनलाइन वाले बच्चे देख लो, डीपीपी नंबर 3 ऑल ओके है तो डन करो, ऑल ओके है तो डन करो, डन डना डन डन कर दो। डीपीपी नंबर 3 आज की डेट डाल दो, डीपीपी नंबर 3। अब आइए मॉड्यूल में, दोनों बोथ 1 और 2 होता। चलिए, अब आइए एक्सरसाइज नंबर कौन सी दी थी? 1.4। चलिए 1.4, पहले मैं स्टार लगा रहा हूं, जो स्टार क्वेश्चन है वो लगा लीजिए, पहले उनको कराऊंगा। पहला, दूसरा, पांचवा, 8, 9, 13, इनको रिवीजन करने के लिए लगा लीजिए भाई। और इन 6 के सॉल्यूशन क्लास नोट्स में ही लिख लेना, क्लास नोट्स में ही अभी कर लेंगे, साथ साथ क्लास नोट्स में ही कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे और साथ साथ कर लेंगे, फिर मैं आपके डाउट बता दूंगा। क्लास नोट्स में ही कर लेंगे, इनको टिक लगा के रखो। 1, 2, 5, 8, 9, 13, 1, 2, 5, 8, 9, 13। टेस्ट में, टेस्ट का सिलेबस आज पूरा TIR हो जाएगा, TIR तक आएगा। प्रिज्म आज मैं शुरू कर दूंगा, प्रिज्म नहीं आएगा, TIR तक, TIR पूरा हो जाएगा। डाउट बता दिए, डीपीपी मॉड्यूल सब ओके कर दूंगा, प्रिज्म शुरू कर दूंगा, पर प्रिज्म सिलेबस में नहीं आएगा। अप टू कहाँ आएगा? TIR। आधे क्वेश्चन परवेश सर के आएंगे, 22-23, आधे 22 मेरे आएंगे, टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे। आधे पीके सर के आएंगे, आधे ऑप्टिक्स के आएंगे। क्या बात ओके है? कहाँ तक आएगा? TIR तक। अच्छी तरीके से पेपर करना है, बिल्कुल सिटिंग बढ़िया तरीके से, लापरवाही नहीं करनी। चलिए आगे बढ़ें। अब ये 6 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, क्लास नोट्स में खोल लीजिए और बिल्कुल शांत होके 6 के 6 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। कौन कौन से बताइए, स्टार लगाइए। 1, 2, 5, 8, 9, 3, 13। सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस कहां तक? अप टू TIR, अप टू TIR लिखें। आइए सबसे पहले देखते हैं पहला। अब बिल्कुल बातचीत बंद कर दें, जिसको बातचीत करनी है बैग उठा के घर जाए। पहला सवाल, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द रे टू इमर्ज आउट? रे टू इमर्ज आउट, भैया इमर्ज, इमर्ज का मतलब बाहर निकलना, इसका मतलब TIR नहीं होना। थोड़ा लैंग्वेज से खेलो, केवल नोट्स रटने से काम नहीं चलेगा। इमर्ज, बाहर निकल जाना, TIR नहीं होना। TIR की शर्त, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना, TIR नहीं करना, एंगल क्रिटिकल से छोटा होना चाहिए। बोलिए। अब उसने एंगल कितना दे रखा बताइए? पूछा है थीटा, थीटा सी निकाल सकते हैं,
थीटा सी के लिए मैंने आपको हमेशा कहा कहाँ आइए, कोने में आइए हमेशा। साइन थीटा सी एजी फंडा, छोटी वैल्यू बटे √2 बड़ा है, नीचे आएगा। साइन थीटा सी खुद बताइए 1/√2 45। थीटा सी कितना आ गया 45। थीटा सी पुट कर दो तो आंसर आ गया थीटा इज लेस देन 40। एक एक लाइन के आंसर है। जब तेरे 50-50 क्वेश्चन बनेंगे ना तब कॉन्फिडेंस आएगा। आलस, डर, लापरवाही ये धीरे धीरे सब्जेक्ट से दूर करता जाता है। प्रैक्टिस करोगे तो डर नहीं रहेगा। ये देखिए एंगल क्रिटिकल से क्या होना चाहिए, छोटा, और क्रिटिकल कितना आ रहा है 45, तो आंसर आ गया एंगल इज लेस देन 45। बताइए कौन सा ऑप्शन, आंसर नंबर 2। बोलिए क्या बात ओके है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बढ़िया, शानदार है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जबरदस्त। भाई ने पूछा है क्रिटिकल एंगल बताओ, थोड़ा तेज बोलिए। नहीं 45 पे इमर्ज नहीं बोलते, उसे बोलते हैं जस्ट सफर TIR। जस्ट सफर TIR, इमर्ज का मतलब होता है दूसरे में जाना। सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब देखिए अप्रोच, सॉल्यूशन मत छापिए। उसने पूछा है क्रिटिकल एंगल बताइए। अब क्रिटिकल एंगल के लिए फंडा बताया आपने, छोटी बटे बड़ी। अब एक तरफ एयर है एक तरफ ग्लास है, तो बताइए एयर का छोटा हुआ ग्लास का बड़ा हुआ। इसका मतलब मुझे पहले म्यू फाइंड करना पड़ेगा, अप्रोच बनानी पड़ेगी। उसने पूछा कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल आती एजी फंडा, साइन थीटा सी बराबर 1/म्यू। प्रश्न में म्यू गायब है, इसका मतलब पहले मुझे क्या निकालना है, म्यू। म्यू के लिए उसने बहुत नाटकबाजी दी है। क्या दी है सर नाटकबाजी, बहुत सारी दी है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। लाइट कितने पर आ रही है, लाइट आ रही है 45 पर। और बताइए क्या नाटकबाजी दी है, डेविएट हो गई कितने पर, 15 पे। और ये सर आपने कल बताया भी था डेल्टा बराबर, आपने अभी अभी बताया था। आपने कल हमें बहुत प्यार से सिखाया था, हमें सिखाया है, हमें पढ़ाया है, हमें समझाया है। डेल्टा बराबर I - R। मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा 15, I 45, तो बता R 30। R कितना आ गया 30। अब बताइए क्या लगा दूं, स्नेल लॉ, राजा राजा स्नेल लॉ। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, कौन सा लेंगे 30 नॉर्मल के साथ। तो साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, म्यू रूट। देख लो म्यू समझ में आ रहा है क्या। अब साइन थीटा सी 1/म्यू, म्यू कितना √2। कॉपी में लिख लो, देखते मत रहो। थीटा सी 45। मत बोल, थोड़ा थोड़ा अपन को ऐसा लगता है अपन धीरे बोल रहे हैं, पर ऐसे 50 बच्चे और सोच रहे हैं तो क्या क्लास में शोरगुल हो जाता है। आप गिनो कितने कॉन्सेप्ट लग गए, मजा आएगा। 3 कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। पहला डेल्टा बराबर I - R, दूसरा स्नेल लॉ, तीसरा क्रिटिकल एंगल। इसलिए दूसरा सवाल काम का है भाई, कॉपी में लिख के रखिए, खूब पढ़िए। क्वेश्चन गलत होते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल किसी को समझ में नहीं आते, किसी को अच्छे नहीं लगते, पर करने पड़ेंगे। अच्छे लगते नहीं है,
करने पड़ेंगे, और करेंगे तो धीरे धीरे आपकी हैबिट भी बन जाएगी। रे एयर से ग्लास जा रही है दिव्या, रे एयर से ग्लास जा रही है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है एयर से ग्लास। इंसिडेंट ऑन अ ग्लास सरफेस, तो ग्लास सरफेस का मतलब है एयर से आएगी और ग्लास सरफेस पे गिरेगी। सही बात है दिव्या बेटा? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ें आगे बढ़ें। अब आइए, दूसरा टिक लगा लिया। अब आइए पांचवा। पांचवा तो बहुत अच्छा सवाल है भाई। पांचवा इसलिए अच्छा सवाल है, पता नहीं चलता कि इसमें एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए। करूं आगे कर दूं? पांचवा, पांचवा देखिए, कह रहा है लाइट ट्रेवल अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर। तो दो खाते खोल लीजिए, एयर और मीडियम। एयर में कितनी दूरी x और टाइम कितना t1। मीडियम में कितनी दूरी 10x और टाइम कितना t2। टाइम कितना t2। अब आपसे क्रिटिकल एंगल पूछा है, तो सर आपने हमें बहुत अच्छे से बताया था क्रिटिकल एंगल छोटी बटे बड़ी। सर क्या क्या हो सकते थे? वेवलेंथ हो सकता था, और स्पीड हो सकती थी, और म्यू। पर गुप्ता सर तीनों नहीं दे रखे, ना वेवलेंथ है, ना स्पीड है, ना वेवलेंथ है, ना म्यू है। पर सर डिस्टेंस और टाइम है, क्या स्पीड निकाल सकते हैं क्या? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस x, टाइम t1। तो स्पीड आ गई x बाय t1। इसमें स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। पर समस्या ये है, जिसके लिए सवाल अच्छा है, कि बंटी परेशान है, इसमें बड़ी स्पीड कौन सी? क्योंकि देखो वैल्यू होती तो हमें पता चल जाता, अरे सर यही तो बड़ा है, 10 लिखा हुआ है। अरे ऐसे कंपेयर नहीं हो सकता, नीचे का t अलग अलग है। तो जो तू ऐसे सोच रहा है ना कि 10x बड़ा है, ऐसे नहीं होगा रमेश, ऐसा नहीं होगा कि 10x बड़ा है, नहीं। अब आपको एक पुराना कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा, एयर में स्पीड ज्यादा नहीं मैक्सिमम होती है। 3 × 10⁸ भाई, मतलब v1 ज्यादा है, v2 कम है। इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, नहीं तो छोटा बड़ा दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती। अरे सर 10x बड़ा है ना, देख रहे हो विनोद, 10x बड़ा है क्या? नहीं, 10x बड़ा नहीं है, 10x बड़ा नहीं है, क्योंकि t1 t2 कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपको ये लाइन याद ही रखनी पड़ेगी, एयर में स्पीड मैक्सिमम होती है। अब बताइए बड़ा कौन? v1। तो नीचे कौन आएगा? v1। तो बताइए नीचे आएगा v1। v1 कितना? x बाय t1। v2 10x बाय t2। x x कटा 10 t1 अपॉन t2। बहुत अच्छा सवाल, नीट में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है। आराम से पूरा लिखिए, बैठिए मत, पेन चलाएंगे तो होगा। आपको चाहिए नोट्स, और फिजिक्स नोट्स से नहीं चलेगी, फिजिक्स चलेगी पेन से, फिजिक्स चलेगी न्यूमेरिकल से। बताइए स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहां? एयर में। ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं प्रिज्म शुरू कर दो ना सर,
प्रिज्म शुरू कर दो ना सर, मुझे न्यूमेरिकल इन मॉड्यूल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे केवल नोट्स बनाने हैं। जिस प्रकार मैं केमिस्ट्री और बायो के नोट्स बनाता हूँ, उसी तरह मुझे सुंदर सुंदर फिजिक्स के भी नोट्स बनाने हैं। तो बच्चे लिख रहे हैं ऑनलाइन पर, प्रिज्म शुरू कर दो ना सर। चलिए क्या आगे बढ़ें क्या? क्लियर क्लियर। तो पांचवा सवाल अच्छा भैया, पांचवें सवाल में ध्यान रखना है, एयर में स्पीड मैक्सिमम। छठा सातवां हो गया होगा। अब आठवां देखिए, आठवां फिर अच्छा है, आठवां फिर देखिए, स्टार लगा के रखिए इन सवालों को। आज ये पूरी आनी चाहिए 1.4, तब मजा है। चलिए आठवां, आठवें में लास्ट में लाइन दी हुई है, देखो, रे अंडरगो TIR, रे अंडरगो TIR की शर्त बोलो। यहां देखो, यहां देखो, मम्मी कसम, मम्मी कसम, यहां देखो, मम्मी कसम है सबको, यहां देखो। TIR की एक शर्त बिल्कुल सटीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। कितना दे रखा है? 45। बहुत अच्छा सवाल है। दोनों तरफ साइन ले लो, तो ये हो जाएगा साइन 45 साइन थीटा सी, साइन 45 1/√2 साइन थीटा सी क्रॉस मल्टीप्लाई √2 1.414। ऐसा कोई आंसर ही नहीं है। अब आपको सीखना पड़ेगा, जो आंसर 1.414 से ज्यादा होगा वो सही है। आप ढूंढ रहे हो √2 आपको मिलेगा ही नहीं, आपको लिखना पड़ेगा जो ऑप्शन 1.414 से ज्यादा होगा वो सही होगा। अब बताइए कौन सा आंसर सही? 1.5G। इतने कंसेप्चुअली सवाल को करिए। हाँ तेज बोलिए, एक बार खड़े होकर बोलिए। क्या निकालोगे डायरेक्ट साइन थीटा सी से? साइन थीटा सी का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 1/μ, तो थीटा सी रख दोगे 45, पर ये 45 रखना गलत हो गया ना। 45 क्रिटिकल कहाँ है? कहीं नहीं लिखा 45 क्रिटिकल है। क्रिटिकल तो क्या दे रखा है? दे ही नहीं रखा, उसने तो एंगल दे रखा है 45। ये गलती हो, मैक्सिमम बच्चा ये करता है, तुम नहीं, सभी ये करते हैं। और फिर लिख देते हैं 1/μ, फिर म्यू की वैल्यू √2 आ जाती है। अब 1.41 ही आ रही है, जबकि 1.41 तो है ही नहीं। अब ये ग्रेटर देन लेस देन कभी आएगा ही नहीं। आप समझ रहे हो? ये मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, वो 45 डिग्री रख देते हैं। अरे कहाँ लिखा हुआ है क्रिटिकल 45 है? नहीं लिखा हुआ, उसने तो ये दिया है लाइट 45 पर आ रही है, क्रिटिकल 45 नहीं है, लाइट 45 पर आ रही है। तो 45 क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर लिखा हुआ है रे कैन अंडरगो TIR। दुनिया में अगर TIR करना है तो एंगल को क्रिटिकल से बड़ा होना। इसलिए सवाल अच्छे हैं, छोटे छोटे कंसेप्चुअल सवाल। आठवां स्टार लगा लीजिए। 9th और अच्छा है। अच्छा 12-13 हो गए क्या? 12-13 ग्रीन जा रहा है, तो सोचो ग्रीन जा रहा है तो ग्रीन के ऊपर वाले सारे जाएंगे, तो बताओ कौन कौन से बाहर निकल जाएंगे? येलो, ऑरेंज, रेड। 12-13 14 हुआ क्या? 14 में क्या है? सर्कल ऑफ, 14 में सर्कल ऑफ विजन, R बराबर H/μ² -1। 15 एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल और क्लैडिंग एब्सेंट है, तो μ2 क्या ले लेंगे? 1। एक बार बताओ 12, 13, 14, 15 हो गए क्या? एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ तो 12, 13, 14, 15।
डंडना डंडन है क्या? ऑनलाइन बताओ 12, 13, 14, 15। 14 में कौन सा करना है समझ में आ गया? 14 में सर्कल ऑफ विजन, 14 में सर्कल ऑफ विजन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 बहुत अच्छा सवाल है। 9 के मैं आपको 2 मेथड सिखाता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो करिए, पर सीखने से जो फिजिक्स डेवलप होगी ना वो आपको दूसरे प्रश्नों में काम आएगी। तो आप इसको कॉपी में जरूर लिख लें और 2 मेथड से आपको करके दिखाऊंगा 9th। 2 मेथड से आपको करके दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए चित्र बना लें अच्छे से। ये कॉइन है, बातचीत बंद करिए, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। ये कॉइन से प्रकाश निकला और ये प्रकाश ऐसे जा रहा है एग्जैक्ट 90 डिग्री पर, ऐसा डायग्राम में दिख रहा है। पानी भरा हुआ है पॉइंट। अब मेथड 1 मैं आपको बताता हूं, बिना कोई फॉर्मूला रटे बच्चा कैसे कर सकता है अपने बेसिक अप्रोच से। सभी लोग बोर्ड पे देखना, आनंद आएगा आपको कि सर मैं इतनी फिजिक्स सीख रहा हूं क्या। आइए बोर्ड पे देखिए, मोबाइल छोड़िए, कोई उसका अंत नहीं है, माया जाल उलझे रहोगे। ये कितना एंगल? 90। सोचो 90 है तो ये थीटा सी, क्यों? क्रिटिकल पे आओगे तो 90 पे, क्रिटिकल पे आओगे तो 90 पे, 90 है तो ये क्रिटिकल। सोच ये थीटा सी है तो ये भी थीटा सी, ऑल्टरनेट एंगल। ये दूरी दे रखी है 3, ये दूरी 4, तो ये दूरी 5। ये ट्रायंगल में बाहर निकाल के दिखा रहा हूं, ये 3, ये 4, ये 5। साइन थीटा सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बताइए 3, हाइपो, सही है। अब लगाइए स्नेल लॉ। राजा जी स्नेल लॉ, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल। इतनी अप्रोच से कर, भागने से क्या होगा? तू सोचे कि सर बिना पढ़े बिना करे हो जाएगा तो संभव ही नहीं है। 5 बार गलत होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा तभी सीखेगा भाई। नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल। म्यू की वैल्यू नहीं पता, साइन थीटा सी की वैल्यू 3/5। तो बताइए म्यू आ गया 5/3। पर हमसे तो स्पीड पूछी है, तो अब बताओ म्यू की जगह क्या लगा दो? सी बाई। अब सी 3 × 10⁸। देख लो, बताइए। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5। पाइथागोरस, कई मेधावी छात्र कह रहे हैं 5 कहां से आ गया? होनहार 5 कहां से आ गया? अरे पाइथागोरस ट्रिपलेट 5 वहीं से आया है जहां से 8वीं 9वीं 10वीं निकली है, वहीं से आया, उस स्कूल से आया है। ये 3, ये 4 और ये 5, पाइथागोरस ट्रिपलेट। होनहार छात्र हमारे, मेधावी। सर 5, सर ये 5 कहां से लिख दिया सर आपने? बिल्कुल वही मेथड 2 वही है। अब जैसे देखो इस बच्चे ने बोला और काफी बच्चों ने भी किया होगा, सर ये सवाल सर्कल ऑफ विजन से भी हो सकता है। वही देखो, वही सोचना है कैसे। ये कॉइन से प्रकाश यहां, अरे सर मैं यहां भी मान लूं क्या? हाँ मान ले चल। अब देख ये
सर्कल ऑफ विजन की फीलिंग आ रही है भाई, जल्दी से देख, सर्कल ऑफ विजन की फीलिंग आ रही है। बता रेडियस कितना, चिल्लाओ, रेडियस, हाइट 4, तो अपन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, याद करिए, रेडियस 3, हाइट 4, तो R बराबर h अपॉन अंडर रूट, तो R 3 h 4, स्क्वायर कर दीजिए, 9 16 म्यू स्क्वायर माइनस 1। देखो वही म्यू आ गया। तो ये अप्रोच की बात है, जरूरी नहीं आज आपके चमका होगा, पर आप सुन के रखोगे तो कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो आ जाएगा। हाँ भाई, दीपक कुमार, मोनू यादव, संस्कृति, समृद्धि, बात ओके क्या बेटा? चलिए पहले देख लो, इस स्लाइड में कुछ रह गया हो तो पहले ये कर लो तसल्ली से। सवाल इंपॉर्टेंट लगा लो, AIPMT का क्वेश्चन है, बहुत पहले आया हुआ है, काम का सवाल है। बोलिए क्या बात ओके है क्या? बढ़ूं आगे? चलिए, मिराज 10वां सवाल बताइए, मिराज TIR। 11वां बताइए, रेड वायलेट येलो सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड का। वायलेट का सबसे कम। 12 13 हो गए क्या? 14 हुआ, 14 पे पास में लिख लो। 14 भी किसका सवाल है? सर्कल ऑफ विजन। 14 भी किसका सवाल है? सर्कल ऑफ विजन। जल्दी से बताइए, म्यू कितना दे रखा है? 5/3। और बल्ब कितनी डेप्थ पर है? 4। रेडियस निकाल लें। जो लोग 14 पूछ रहे हैं वो देख लें। अब बताइए, क्या अब 1.4 पूरी टिक लगा सकते हो क्या? देख ले भाई, एकदम शानदार, 15 के 15 तुझे आने चाहिए। 1.4 पूरी देख लो भाई, 1.4 क्या बिल्कुल ओके? आज की डेट डाल दो ताकि पता चले ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। एक एक काम, मॉड्यूल, क्लास नोट्स, DPP, रोज पढ़ाई, इस तरह से आप 2 महीने 3 महीने पढ़ के देखोगे ना, तब इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। एकदम 2 दिन 3 दिन 5 दिन में नहीं होगा, डेली पढ़ने पे होगा। कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन से। बढ़े आगे? चलिए आइए, क्लास नोट्स अभी बता देंगे। पहले 1.4 हो गई तेरी पूरी, ठीक है। लिखें, क्लास नोट्स निकालें, हैंग डालिए, प्रिज्म, हैंग डालिए, प्रिज्म। एक सरल टॉपिक और एक अच्छा टॉपिक। प्रिज्म, चलिए सभी लोग प्रिज्म बना लें। वैसे तो आपने प्रिज्म कभी देखा हो प्रैक्टिकली? नहीं देखा? इस तरह से ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, पर हम जो रोज बनाएंगे वो इसका फ्रंट फेस बनाएंगे। ये इसका फ्रंट फेस। अब प्रिज्म क्या होता है? बहुत आसान टॉपिक, 2.5 लेक्चर का टॉपिक है, सारे सवाल बन जाएंगे, पर अच्छे से एक एक बात समझना। सबसे पहले ये प्रिज्म देखते जाना, लाइट आई, साथ साथ बनाते जाओ। ये इंसिडेंट लाइट, ये क्या खींचा? नॉर्मल। यहां से हुआ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन हुआ। फिर वापस
रिफ्रैक्शन। आशीष सर 2 बार क्यों हुआ? खुद सोचिए, हवा से कहां गए? ग्लास में, ग्लास से वापस कहां गए? हवा में, हवा से ग्लास, ग्लास से वापस हवा। जिन 2 फेज से रिफ्रैक्शन हुआ उनको मैं एक बार अंडरलाइन कर रहा हूं। सर ये वाले फेज से हुआ और इससे हुआ। जिन 2 फेज से रिफ्रैक्शन होता है उनके बीच का एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। डेफिनेशन बहुत सुंदर है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या कहलाता है? जिन 2 फेज से रिफ्रैक्शन हो रहा है उनके बीच का एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बात सही है क्या? अब बताइए। अब मैं एंगल ऑफ प्रिज्म आपको अलग तरह से दिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा, डेफिनेशन समझने की आएगी। मान लो कोई ऐसा प्रिज्म का शेप है, लाइट आई टक, इधर गई टक, यहां गई बाहर। इसमें बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? ऊपर वाला, साइड वाला? डेफिनेशन, डेफिनेशन। जिन 2 सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है उनके बीच का एंगल, एक इससे रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक इससे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इनके बीच का एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म। यही तो सीखने का है। सर एक बार और बताइए, और देखिए। मान लो ऐसा प्रिज्म का शेप है, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, ऐसा प्रिज्म का शेप है, लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, ऐसे गई। अब एंगल ऑफ प्रिज्म कहां है? अब एंगल ऑफ प्रिज्म कहां है? तो डेफिनेशन पे जाओ। जिन 2 फेज से रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक इससे एक इससे, जिन 2 फेज से हो रहा है उनके बीच का एंगल, तो यहां तो एंगल दिख नहीं रहा, इसको आगे पीछे बढ़ाए, ये वाला क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या डेफिनेशन समझ में आती है? तो डेफिनेशन बताइए क्या है? जिन 2 फेज से रिफ्रैक्शन हो रहा है उनके बीच का एंगल। यस और नो? ठीक है साहब। ये एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कहलाता है R1, ये R2 और ये कहलाता है E। ये डायग्राम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। इतनी बार बनेगा, उधर I, इधर E, ऊपर A का नाम आपको याद हो गया पर आपने लिखा नहीं। A एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका एक नाम और होता है एपेक्स एंगल, एक नाम और होता है रिफ्रैक्टिंग एंगल। देखिए 2 नाम होते हैं, इनफैक्ट 3 नाम होते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म, दूसरा एपेक्स एंगल, तीसरा रिफ्रैक्टिंग एंगल। ऑडियो वीडियो ओके क्या? चलिए 2-3 अपडेट दे देता हूं सभी बच्चों को। ऑनलाइन वाले बच्चों की ज़्यादा क्वेरी आती है तो बता देता हूं। पहला, बहुत ही जल्द मंडे या ट्यूसडे से लैपटॉप डेस्कटॉप पर भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख पाएंगे। अभी आप केवल उस पर लाइव क्लास अटेंड कर पाते हैं, अब लैपटॉप पर भी रिकॉर्डेड लेक्चर दिखाई देंगे। पहला, कुछ बच्चों के मॉड्यूल डिस्पैच हो गए हैं, उनको रिसीव भी हो गए हैं, पर बहुत परेशानी होती है। हमने इतने मॉड्यूल डिस्पैच किए, 50% कोरियर ने रिटर्न कर दिए। कहीं आपके एड्रेस, कहीं पिन कोड, कहीं आपका ऐसा एरिया है वहाँ पे कोरियर वाला सर्विस नहीं दे रहा है, तो वहाँ फिर हमने उसको चेंज किया है, दूसरे कोरियर से अब वापस से उसको किए हैं। तो आप परेशानी मत होइएगा, 10 दिन 12 दिन 15 दिन में सबको डिस्पैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भेज दिए वापस रिटर्न आ गया है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तीसरी बात, आपका टेस्ट ऐप पर होगा। चौथी बात, कोई आपको परेशानी आ रही हो
आप मुझे और भेजिए, मॉड्यूल का भी मत इंक्वायरी करिए, मॉड्यूल के डिस्पैच कर दिए गए, मैं टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ, टेलीग्राम चैनल को अपडेट करके रखिए, वहाँ जानकारी आती जाती है रोज। मॉड्यूल नहीं मिला, मॉड्यूल नहीं मिला, मॉड्यूल नहीं मिला, मॉड्यूल नहीं मिला, अरे लिख दिया भाई, मॉड्यूल आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, भेज दिए गए हैं, रिमेनिंग भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। फिर भी नाम, रोल नंबर और अपना पूरा एड्रेस, एकदम सही कम्युनिकेशन एड्रेस मुझे भेजें विथ पिन कोड। एड्रेस भेजने का तरीका होता है, अपना नाम लिखते हैं, फिर सन ऑफ पिताजी का नाम लिखते हैं, फिर पूरा पता, फिर एक लैंडमार्क, आसपास कोई एक लैंडमार्क लिखते हैं, फिर पूरा पिन और फिर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर 2 देने चाहिए क्योंकि कोरियर वाला मोबाइल लगाएगा भाई अगर नहीं होगा। और फिर अभी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई ऐप से संबंधित कोई ग्लिच आ रही हो, वो लिखिए, ये मुझे भेजिए क्लास के बाद। धीरे धीरे चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी, काफ़ी स्मूथ हो गई हैं, अब क्लासेस बहुत अच्छे स्तर पे चल रही हैं, सब चीज़ें एकदम सेट हो जाएंगी। इसलिए आराम से पढ़िए, साल भर पढ़ना है। ऑफलाइन वाले बच्चे तो हमसे रोज मिलते ही हैं, अपन को अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक, सही बात है। इस तरह का फॉर्मेट बनाइए, नाम, रोल नंबर, एड्रेस, पूरा एड्रेस, लैंडमार्क, पिन कोड, 2 मोबाइल नंबर, और कोई प्रॉब्लम आ रही हो अभी आपको ऑनलाइन में, वो भी आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी iOS पर अप्रूवल के लिए दे दिया भाई, वो 6 से 8 महीने बाद अप्रूवल आता है, तो हाँ क्या कर सकते हैं, वो उसकी एप्पल की पॉलिसी ऐसी है कि सारे ऐप वो एकदम से अप्रूवल नहीं देता है, 6 महीने जब उसका पूरा टेस्टिंग होती है उसके बाद अप्रूवल आता है। इसलिए iOS पर अभी बार बार आप लिखेंगे उससे भी कुछ नहीं होगा, आप मोबाइल पे चला लीजिए, आप अपने लैपटॉप पे चला लीजिए, इस पे काम चल जाएगा। चलिए वापस पढ़ाई की तरफ आते हैं। आई होप ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को मैंने क्वेरी कर दी है, फिर भी आप मुझे मैसेज कर दीजिए, सब सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल मत परेशान होइए। चलिए एक के 3 नाम याद करिए। पहला एंगल ऑफ प्रिज्म, दूसरा एपेक्स एंगल, तीसरा रिफ्रैक्टिंग एंगल। क्या बात ओके है? अब एक चीज इसमें और आती है बच्चों, वो आता है डेल्टा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। एक बार और चित्र बनाएं, 5 बार बनेगा ये, ऐसा याद हो जाएगा ना आपको। इंसिडेंट रे, ये आई, ये R1, ये R2, ये E। अब सभी जनता बोर्ड पे देखे, मजा आएगा। अगर प्रिज्म नहीं होता, अगर प्रिज्म, तो क्या ये इंसिडेंट रे सीधी जाती? परंतु प्रिज्म ने इसको अपने रास्ते से मोड़ दिया, डेविएट कर दिया, ये इस रास्ते पे चली गई। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। सर एक बार और बताइए, मैं और बताता हूं, वापस सुनिए मेरी बात। अगर प्रिज्म नहीं होता, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे बिल्कुल सीधी जाती, परंतु प्रिज्म ने इसको अपने रास्ते से मोड़ दिया। जितने एंगल पे मोड़ दिया, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। मैक्सिमम बच्चे तो यही नाम जानते हैं। एक बार एम्स में अच्छी लैंग्वेज आ गई डेल्टा की, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। क्या ये नाम भी अच्छा है क्या? आओ मैं थोड़ी डायग्राम की ऐसी तैसी कर रहा हूं, आप मत करना, आप मत करना। ये इंसिडेंट रे देख मैंने डार्क कर दी, ये देख मैंने इमर्जेंट रे डार्क कर दी। अब बता क्या दोनों के बीच का एंगल डेल्टा है क्या? तो मैक्सिमम बच्चे तो डेल्टा का एक ही नाम जानते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, पर एक बढ़िया नाम और है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। आइए ड्रॉ कर लीजिए, अच्छे से दिमाग में बैठाइए, इनका नाम सीखिए, आई, ई, R1, R2। अब 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, वो लिखिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट। डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, वो 12th बोर्ड के लिए होते हैं। ए होता है R1 प्लस R2 और डेल्टा होता है
आई प्लस ई माइनस ए, ए बराबर R1 प्लस R2 और डेल्टा बराबर I प्लस ई माइनस ए। अब बताइए, इन सब के नाम बोलना सीखिए तो मजा आएगा। पांचों के नाम बोलिए तो मजा आएगा। डेल्टा, हर बच्चा बोलो डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ई, एंगल ऑफ इमरजेंस। ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। और ए बराबर R1 प्लस R2। एकदम फोटो दिमाग में सेट हो तो मजा आएगा। ये आई, ये ई, R1 R2, ऊपर वाला ए, ये डेल्टा। सारे नाम डायग्राम याद होंगे तब प्रश्न करने में आनंद आएगा। बोलिए, क्या ये बात ओके है? क्या आगे बढ़ें? लिखें एक पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखें। इंसिडेंट रे समझते हैं? इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। इमरजेंट रे, इमरजेंट का मतलब क्या होता है? इमर्ज हो गई, बाहर निकल गई, इसे बोलते हैं इमरजेंट रे। लिखें, इन द गिवन केसेस, in the given cases find out the angle of deviation। आजू बाजू डायग्राम बनाना जैसे मैं बना रहा हूं, बीच में एक छोटी सी पतली सी लाइन खींच लेना। छोटा सा सवाल है, पर मेरा अगला टॉपिक ना यहीं से शुरू होगा। अच्छे से बना लीजिए, लिख लीजिए और खुद करिए। चलिए, जब तक ऑनलाइन वाले बच्चों से एक बार देख लेता हूँ। इमरजेंट रे का मतलब बता दिया, टेस्ट ऐप पर होगा बता दिया, टेस्ट ऐप पर है, बिल्कुल ठीक बात है। ऐप ओपन नहीं हो रहा तो भैया मुझे आप मैसेज करो, मैं सही करवाऊंगा। कुछ मॉड्यूल बच गए हैं, वो कब तक आएंगे? वो नेक्स्ट राउंड में आएंगे 15 से 20 दिन बाद। मॉड्यूल 2 डिस्पैच 2 ऑर्डर में आएंगे। मेरे मॉड्यूल्स आ गए हैं पर पूरे नहीं आए, पूरे भेजे ही नहीं तो कहाँ से आएंगे? आईपैड में कब से क्लास चलेंगी? 2 साल बाद। ठीक है, हाँ दोनों केस में डेल्टा बताओ। टेस्ट का पीडीएफ नहीं मिलेगा, ऐप पर क्वेश्चन आते जाएंगे, क्वेश्चन देने हैं आपको। लैपटॉप पे टेस्ट होगा क्या, ये मुझे अभी पता करना पड़ेगा आईटी टीम से। इतने तो तुम्हारे मॉड्यूल में डाउट नहीं आते रहे हैं? हाँ जी, दोनों केस में डेल्टा कितना? डेल्टा कितना? 40। आई बताएगा कोई इसमें? आई 45, ई 55, ए 60। यहां आई क्यों? लाइट यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, तो इंसिडेंट एंगल ये होगा ना। ई 45, ए। अब डेल्टा का फॉर्मूला सब बोलो, आई प्लस ई माइनस ए डेल्टा, आई प्लस ई माइनस ए, आई 45, ई 55, ए 60। तो कितना हो गया? 40। बंटी परेशान है। क्या हो गया सर बंटी को? बंटी को क्या हो गया सर?
बंटी ये कह रहा है कि गुप्ता जी मुझे आप ये बताओ दोनों में डेल्टा सेम कैसे आया, जबकि एक बार तो लाइट मैंने 45 पे डाली और एक बार लाइट 55 पे डाली, जबकि दोनों केस में डेल्टा क्या आ रहा है, सेम। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। 45 पे लाइट डाली, कितने पे निकली, 55 पे। उल्टा करो, 55 पे लाइट आई, 45 पे निकली। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और एक बात अब सुनना, अब फिर हमने बनाया एक ग्राफ डेल्टा वर्सेस आई में। ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको फील करिएगा, पेन पेंसिल छोड़िएगा। ये देखिए, ये एक प्रैक्टिकल ग्राफ है, आप फील करना, बनाना मत। किसी भी एक डेल्टा 40 डिग्री के लिए आई की कितनी वैल्यू संभव है, 2। आप खुद देखो, कोई भी एक डेल्टा, मान लो मुझे चाहिए था 32 डिग्री, 32 डिग्री के लिए ग्राफ कितनी जगह कट रहा है, और भाई इसका मतलब आई के कितनी वैल्यू। और आप खुद देखो, ये एग्जाम्पल आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। फॉर गेटिंग 40 डिग्री डेल्टा वी हैव 2 वैल्यू ऑफ आई, वन इज 45, अदर इज। अगर मैं डायग्राम में बनाऊं, डेल्टा 40 डिग्री के लिए एक आई तो चाहिए था 45 और एक आई 55। अगर ये आई है तो ये ई की तरह काम करेगा, और अगर ये आई है तो ये ई की तरह काम करेगा। क्या बातें समझ में आ रही है? फिर हिंदी में बोल रहा हूं, कोई एक पर्टिकुलर डेल्टा प्राप्त करने के लिए ग्राफ 2 जगह कट रहा है। आप देखिए ना, ये डेल्टा के लिए 2 जगह कट रहा है, इस डेल्टा के लिए 2 जगह कट रहा है, इस डेल्टा के लिए 2 जगह कट रहा है, इस डेल्टा की जगह 2 जगह कट रहा है। ये 2 जगह कटने का क्या मतलब है? 2 जगह कटने का क्या मतलब है? हमारे पास आई की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 2 वैल्यू पॉसिबल है। उसमें से एक बोलेंगे आई, तो दूसरा क्या बोलेंगे? ई। बट एक डेल्टा ऐसा है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, एक डेल्टा ऐसा है, चुनमुन छोटे दोस्तों, एक डेल्टा ऐसा है जब ग्राफ केवल एक जगह कट रहा है, और एक जगह कट रहा है, इस डेल्टा को बोलते हैं डेल्टा मिनिमम। और इस समय आई की एक वैल्यू है 2, क्योंकि ग्राफ कितनी जगह, और उस समय आई और ई दोनों बराबर। क्या बात समझ में आ रही है? मैं फिर बताता हूं, बोर्ड पे देखिए, खुश मन से कुछ मत लिखिए, वापस देखिए, बाद में बना लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे मैं फिर समझा रहा हूं। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखो, मम्मी का समय सबको बोर्ड पे देखो। सबसे पहले ये ग्राफ देखिए। पहली बात तो ये ग्राफ पैराबोला नहीं है, आप बनाते समय ऐसा बनाओगे, सर से तो सुंदर ग्राफ बन नहीं रहा, सर की तो उम्र हो गई, मैं तो ऐसा बनाऊंगा, ये गलत है। अल्लाह, गलत है। ग्राफ पैराबोला, ग्राफ असिमेट्रिक है। कैसा है? असिमेट्रिक। दूर दूर तक भी पैराबोला नहीं है। बताओ क्या ये बात ओके है क्या? अगली बात, जैसे मैं बोल रहा हूं अब तुम बोलो, 5वीं बार हो गया। कोई एक डेल्टा प्राप्त करने के लिए आई की कितनी वैल्यू? आपके सामने ये डेटा है, ये मैंने इसलिए तो कराया ताकि आप बात को सीखो। डेल्टा 40 डिग्री प्राप्त करने के लिए आई की कितनी वैल्यू? 2। आई की 2 वैल्यू पॉसिबल है। उसमें से एक क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो दूसरा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। पर एक डेल्टा ऐसा है बच्चों, जब दोनों बराबर हो जाते हैं, और वो डेल्टा डेल्टा नहीं है, डेल्टा मिनिमम है। यस और नो? चलिए पहले मैं इन सब बातों को लिखता हूं, आप भी नोट करिए, आप भी नोट करिए, डायग्राम बना लीजिए। ये डेल्टा 2 जगह कटता है,
आराम से बनाइए। हाँ जी, क्या सेम है? एक ही प्रिज्म की बात हो रही है ना, प्रिज्म तो एक ही, तो ये तो सेम ही रहेगा ना। जो सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एक ही प्रिज्म पे कर रहे हैं, उस प्रिज्म का ए तो कभी बदलेगा ही, तो कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। चलिए डायग्राम बना लीजिए। ग्राफ पैराबोला है क्या? सिमेट्रिक है क्या? प्रैक्टिकल ग्राफ है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ना? प्रैक्टिकल है। लिखिए पहला पॉइंट, पहले लिख लें, फॉर गेटिंग सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा, comma we have two angle of incidence, मैं वापस लिख देता हूं, कोई शब्द मिसिंग हो तो। फॉर गेटिंग सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा we have two angle of incidence, full stop. Out of them one is called angle of incidence. Out of them one is called angle of incidence and another is called angle of emergence. बताइए पहले ये पॉइंट ओके है क्या? दिमाग में बैठा लीजिए, पढ़ लीजिए। फॉर गेटिंग सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा वी हैव two angle of incidence, one of them is called angle of incidence, another one is called angle of emergence. क्लियर है बात? दूसरा पॉइंट लिखिए, at the time of minimum deviation, comma angle of incidence is equal to angle of emergence. वापस बोल रहा हूं दूसरा पॉइंट, एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन कॉमा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। बोलिए क्या बात क्लियर है? डायग्राम में मेंशन भी कर लें। ये एक ऐसा डेल्टा है जिसे बोलते हैं डेल्टा मिन, और बताइए डेल्टा मिन की कंडीशन क्या होनी चाहिए? आई और ई बराबर होने चाहिए। बताता हूं बेटा, जब I 45 है तो उस समय ये E 55 होगा, और जब I 55 है तो E 45 होगा। सही भाई, हमें तो कुछ भी लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स ही है, ठीक है? अपन को तो कुछ भी लगे, अपने क्या है। चलिए, तो हर डेल्टा के लिए I की कितनी वैल्यू है? 2।
बट एक डेल्टा ऐसा है दोस्तों, एक डेल्टा ऐसा है जो डेल्टा मिनिमम है और उस समय आई और ई बराबर है। बोलो क्या बात ओके है? चलिए अब लिखेंगे लाइन चेंज करके, लाइन चेंज करके लिखेंगे कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन लिख लें पहले बोर्ड से। आई बराबर ई, ये एंगल है, ये एंगल का सिंबल है। R1 बराबर R2, A बराबर 2R, डेल्टा मिन बराबर 2I माइनस A, अभी 6 कंडीशन कैसे आई मैं आपको 6 की 6 अभी डिराइव करके दिखाऊंगा, पर आपको डिराइव नहीं करनी है, नोट्स नहीं पढ़ने, आपको तो ये 6 याद होनी चाहिए। आपको ग्राफ पता होना चाहिए, सीधा ग्राफ भी पूछा गया भाई, 4 ऑप्शन में ग्राफ ही दिए हुए हैं, ग्राफ भी पता होना चाहिए, डेल्टा वर्सेस आई। डायग्राम आपको एकदम याद होना चाहिए, इधर वाला आई, इधर R1, यहाँ R2, यहाँ E, ऊपर A, दो फॉर्मूले A बराबर R1 प्लस R2 डेल्टा I प्लस E माइनस A। भाई साहब इस स्लाइड से 70% प्रिज्म के आप क्वेश्चन कर सकते हो, केवल इस स्लाइड से ही सब बातें आ गई। देख इसमें मैंने सबसे पहला वाला डायग्राम बना दिया, दोनों फॉर्मूले लिख दिए, ग्राफ बना दिया, मिनिमम डेविएशन की शर्त, ग्राफ फिर समझा देता हूं तुझे, तेरा मन खुश हो जाएगा, ग्राफ फिर देख ले और सेंटेंस बोल जो मैं बोल रहा हूं, हर डेल्टा के लिए ग्राफ कितनी जगह कट रहा है, तो कितनी वैल्यू 2, परंतु एक डेल्टा ऐसा है दोस्तों जब ग्राफ एक जगह है और उस समय आई और ई बराबर है। अब ये कहां से आ गया सर ये इतनी सारी चीजें, एक बार मैं समझा देता हूं आपको बढ़िया, पर आप उसको नोट मत करना, कॉपी भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर एक बार सीख लेते हैं तो मन खुश हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे रटना शुरू कर देंगे तो फिर फिजिक्स खत्म ही हो जाएगी यार। फिजिक्स में तो कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, अप्रोच सब आनी चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक कंडीशन याद कर लो। बेसिक कंडीशन आई बराबर क्या होना चाहिए, ई। जब जब मिनिमम डेविएशन होगा तब तब आई बराबर ई होगा। क्या बात ओके है? चलिए बोर्ड पे देखिए, लिखना है क्या? जल्दी आओ। बढ़ू आगे, चलो देखो अभी सारे डेरिवेशन देखना, आपको अच्छे लगेंगे एकदम बढ़िया। आप कुछ भी मत लिखना, सिर्फ फील करिए, आराम से देखिए, समझिए। देखो फिर बना रहा है, 5वीं बार बन गया डायग्राम, दिमाग में छप जाए तो मजा आ जाए। आई, R1, R2, E, A, म्यू बाहर का 1। सबसे पहली कंडीशन आई और ई, ई बराबर आई लिख दो। चलिए स्नेल लॉ लगाना भाई, यहां पर सब लोग बोलो, सिर्फ देखना है, लिखना नहीं है। स्नेल लॉ, बाहर का म्यू बाहर का एंगल, अंदर का म्यू, ठीक है। यहां लगाइए स्नेल लॉ, बोलिए
अंदर का म्यू, अंदर का एंगल, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल। आई लिख दूं, ई की जगह आई लिख दूं। ये देखिए, ये दोनों के पार्ट सेम है। अगर एक पार्ट सेम है तो दूसरे पार्ट को भी सेम होना। म्यू साइन R1 बराबर म्यू साइन R2, म्यू से म्यू रवाना, साइन R1 बराबर साइन से साइन रवाना। बताइए, पहली कंडीशन आ गई। अब हम जानते हैं ए बराबर था R1 प्लस, और R और R दोनों बराबर हैं, तो सोचिए R प्लस R, ए बराबर 2R आ गया। देखते जाइए, सारे पॉइंट आते जा रहे हैं। पहला I बराबर E, दूसरा R1 बराबर R2, तीसरा A बराबर 2R। और देखना, और देखना, डेल्टा का फॉर्मूला I प्लस E माइनस ए। पर गुप्ता सर I और E तो E की जगह I, 2I माइनस ए। ये डेल्टा नहीं, डेल्टा मिन है। ये डेल्टा मिन आ गया। और बताइए सर, वो डरावना सा फॉर्मूला, ये बताइए सर, ये आपने कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये डरावना सा बताइए। ये भी आ जाएगा। अभी देख, अभी देख, ये स्नेल लॉ है, इसको लिख ले वापस। 1 साइन I इक्वल टू म्यू साइन R1। आराम से बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख। यहां से R की वैल्यू बता, R की वैल्यू a/2, तो R की जगह क्या रख दूं, R की जगह क्या रख दूं, a/2। I की जगह, यहां से I की वैल्यू बता, a उधर जाएगा, डेल्टा मिन प्लस a, और 2 को कहां भेज दे, तो डेल्टा मिन प्लस a बाय, तो I की जगह डेल्टा मिन प्लस a बाय 2 बराबर म्यू, और इसको कहां भेज दो, नीचे। ये देखिए वाला फॉर्मूला आ गया। तो अपन को कोई डेरिवेशन नहीं समझना, उसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है भी नहीं, सीधा अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपसे कोई बोले मिनिमम डेविएशन, तो आपको सारे के सारे पॉइंट याद हो, सब मिनिमम डेविएशन। ठहरो जरा, रुको। पहला I बराबर E, R1 बराबर R2, A बराबर 2R, डेल्टा मिन बराबर 2I माइनस ए, म्यू बराबर साइन A प्लस डेल्टा मिन बाय 2 अपॉन साइन A बाय 2। सारे एकदम पॉइंट याद होने चाहिए। छठा, रे बिकम्स पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। सर ये क्यों होती है? मान लो अगर प्रिज्म इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस समझते हैं, आमने सामने के साइड बराबर है, तो ये वाले एंगल भी बराबर होंगे। अब सोचिए, रे आई, ये रिफ्रैक्ट हुई और ये बाहर निकल गई। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये जो रे है ये बेस के एग्जैक्टली पैरेलल है, होनी पड़ेगी। क्यों होनी पड़ेगी देखना, सिमेट्री जिंदाबाद। सिमेट्री बताइए, क्या ये और ये बराबर है क्या? क्यों, अभी बता था R1 बराबर, सोचिए ये एंगल और ये एंगल भी, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये लाइट बेस ऑफ प्रिज्म के क्या हो जाए, पैरेलल। प्रोवाइडेड I और E भी बराबर होना, प्रोवाइडेड प्रिज्म कैसा होना चाहिए, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। क्यों सर इक्विलेटरल आइसोसेलेस का मतलब क्यों? आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, R1 और R2 भी बराबर होगा, तो लाइट एग्जैक्टली बेस ऑफ प्रिज्म के क्या आएगी, पैरेलल। मैथमेटिक्स है, आपको ये 6 प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। आइए ये वाली बात फिर समझें एक बार। सब ऑनलाइन वाले बच्चे देखो, यहाँ देखो बोर्ड पर, बोर्ड पे देखो। हर डेल्टा के लिए ग्राफ कितनी जगह कट रहा है, 2 जगह। मतलब एक डेल्टा के लिए I की कितनी वैल्यू, बट एक डेल्टा ऐसा है, एक डेल्टा ऐसा है जब ग्राफ केवल एक जगह कट रहा है, उस समय I और E क्या होते हैं, बराबर। क्या ये बात ओके है? आगे बढ़े, लिखिए एक क्वेश्चन। if the refractive index, if the refractive index, if the refractive index of the prism
of the prism is given as बोर्ड से देखिए म्यू बराबर cot a by 2, then calculate the angle of minimum deviation. ऑप्शन जरूर लिख लीजिएगा, होमवर्क है, अगले लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा करके आइएगा, अगले लेक्चर में इसको अपन सही करेंगे, ठीक है। होमवर्क लिख लीजिएगा। प्रिज्म नहीं आएगा, कहाँ तक आएगा? अप टू TIR। ये अपन को डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, अपन को सीधा याद होना चाहिए। क्या बात ओके है? कल की छुट्टी इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि आगे करेंगे भविष्य में, अभी इसलिए नहीं करा रहे ताकि अभी थोड़ा सा सिलेबस कम हुआ है ना, तो अपना फेज लेट चालू हुआ है, थोड़ा सा अपन सिलेबस को कवर कर ले। पुराने फेज की हो रही है, आपकी भी होगी। अभी क्या है, ज़्यादा सिलेबस हुआ भी नहीं है तो छुट्टी की आवश्यकता नहीं, आप समझो। -2, 3 में जब सिलेबस बढ़ जाएगा तब आपको रिवीजन करने के लिए एक समय चाहिए। हमें कुछ छुट्टी, हमें तो मजे आएंगे नहीं पढ़ाना है तो। आप इस बात को समझिए क्या कारण है। अभी सिलेबस है बहुत कम, तो आप अभी नॉर्मल में भी इसको मैनेज कर सकते हो। दूसरे, तीसरे, चौथे में जब सिलेबस बढ़ेगा तब छुट्टी की आवश्यकता है। तो अपन ने इसलिए एक छुट्टी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करी ताकि सिलेबस भी थोड़ा बढ़ जाए, अपन बराबर भी आ जाएं और नुकसान भी नहीं हो। क्या बात सही है? अगली बार से पूरी छुट्टी प्लान करेंगे। चलिए, सभी का धन्यवाद।